हेलो। हाँ जी। हाँ, मुझे लगा सेल ऑडियो चलेगा। था कि 25% कैश सेल है और 75% क्रेडिट सेल है। तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे क्रेडिट सेल कितना आएगा, इसका 75%। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 52,500। इसका आएगा 60,000। इसका आएगा 69। ये आएगा 75 और ये आएगा 90। क्या किया, सेल के दो पोर्शन थे, कैश सेल और क्रेडिट सेल। हमें कैश सेल से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आती है क्रेडिट सेल की। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड जो एप्लीकेबल है वो इसके लिए है, ना कि कैश सेल के लिए। तो पहले हमने लिखी क्रेडिट सेल 75%। अब बात आती है ये हमें कलेक्ट कब होगा, यानी कि क्रेडिट सेल वाला अमाउंट कब कलेक्ट होगा। तो उसने टाइम पीरियड लिखा हुआ है सेल के केस में 1 मंथ, यानी कि ये वाला अमाउंट कब मिलेगा हमें, मार्च में। तो लिखोगे मार्च में 52,500। तो मार्च वाला कब आएगा, एक एक महीना शिफ्ट। यहाँ चाहो लिख सकते हो, ये फेब वाला अमाउंट है, ये मार्च वाला अमाउंट है, ये अप्रैल वाला और ये मई वाला। इस पॉइंट में कोई चीज पूछनी है पूछ लो कि कौन सी कैलकुलेशन कैसे करिए। आगे बढ़ूं? नेक्स्ट आओ परचेज वाले पॉइंट पे। मंथ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। पहले लिखोगे परचेज, कितना कितना अमाउंट है परचेज का, 40, 50, 52, 60 और 55। परचेज के केस में कितने मंथ्स का टाइम दिया है, 2 मंथ्स का। यानी कि इसकी पेमेंट कब करोगे, तो यहाँ पे बोल रहा 2 महीने, यानी फेब वाली पेमेंट कब करोगे, अप्रैल में। मार्च वाली मई में और अप्रैल वाली जून में। यानी ये अप्रैल का अमाउंट है, ये मार्च का अमाउंट है और ये फेब का अमाउंट। ध्यान रखना, ये भी वर्किंग का पार्ट है और ये भी वर्किंग, यानी ये सॉल्यूशन का मेन पार्ट नहीं है। ये पॉइंट सिर्फ आपको मेन फॉर्मेट में कैसे लिखनी है वैल्यू। सर एक बार पेज पर लटना प्लीज। ठीक है। इन दोनों वर्किंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो,
उसके बाद फिर जो कंबाइंड फॉर्मेट है कैश बजट का वो करा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। सर ये सोल्यूशन है। हाँ ये मेन सोल्यूशन है। इसमें दो ही वर्किंग नोट बनने थे, दो ही टेबल बनने थे मतलब सेल्स और परचेज। वेजेस और एक्सपेंस का भी बना सकते हो, लेकिन वर्किंग वो नोट बना वर्किंग working नोट note- जरूरी नहीं है, सिर्फ अच्छा आपकी वर्किंग मतलब वैल्यू पुट करने में हेल्प कर देता है। अगर मैं चाहता डायरेक्ट ये फॉर्मेट भी सिखाता, लेकिन फिर कुछ पॉइंट्स कंफ्यूजन रहती कि कैसे आया, इसलिए मैंने वर्किंग बता दी। ठीक है ना। अब जैसे ही क्वेश्चन में बोला था कि कौन कौन से मंथ का बनाना है, अप्रैल अप्रैल, मई जून। मई और जून का। फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखोगे ओपनिंग, एड, रिसिप्ट। अब रिसीव क्या क्या हो रहा है, एक तो हो रही है कैश सेल और एक हो रही है क्रेडिट सेल। लेकिन पेमेंट्स में क्या क्या है, पेमेंट में एक है वेजेस, एक्सपेंस, क्रेडिट परचेज और इनकम टैक्स। ओपनिंग कैश कितना गिवन है क्वेश्चन में, 35,000। ठीक है। अब कैश सेल में कैसे लिखोगे, कैश सेल गिवन था 25%, तो डायरेक्ट अप्रैल की सेल लिखो, उसका 25% पुट कर दो। तो अप्रैल की सेल है आपकी 92,000 का 25%, यानी कि 23,000। मई में कितना आएगा, 25,000 क्योंकि सेल है 1 लाख, और जून में आएगा 30,000 क्योंकि सेल है 120। अब आते हैं क्रेडिट सेल पे। क्रेडिट सेल की वर्किंग यहां से उठाओगे। इसमें देखो अप्रैल में जून में कौन कौन से अमाउंट आ रहे हैं, 60, 69 और 75। तो ये तीन अमाउंट डायरेक्ट यहाँ लिख दो, 60, 69 और 75। अगर ये वर्किंग ना कर रही होती तो डायरेक्ट कैसे लिखते, क्रेडिट सेल में बोला था 2 महीने का टाइम है, तो अप्रैल में कौन सा अमाउंट आएगा जो इससे 2 महीने पहले सेल किया होगा, यानी कि फैब। अप्रैल में 69 नहीं है सर देखो वर्किंग अगर तुमने क्रेडिट नोट से। करी हुई है तो अप्रैल के सामने कौन सा अमाउंट आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो क्योंकि इसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1 मंथ, तो अप्रैल में मार्च की सेल का 75% आ रहा है, मई में अप्रैल की सेल का 75 और जून में मई की सेल का 75। मतलब मेन है इनका टाइम पीरियड देखना है कि कैसे है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं वेजेस पे। वेजेस में उन्होंने सीधा सीधा लिखा है एक एक महीना क्या करना है डिले, यानी अप्रैल में कौन सा अमाउंट आएगा जो मार्च में होगा। तो मार्च में देखो वेजेस कितनी है, 8,000 8,000। मई में कौन सा आएगा अप्रैल वाला, तो अप्रैल में देखो कितनी है 9,000 1000। और जून में कौन 10 सा आएगा जो मई है, मई में है एक्चुअली 10। आप चाहो तो यहाँ पे मंथ्स मेंशन करते हो साथ में याद रखने के लिए। ये कौन सा अमाउंट है मार्च का, ये अप्रैल का और ये मई का। सेम ऐसे ही करना है एक्सपेंस के केस में। यहाँ पे आएगा मार्च का एक्सपेंस जो कि है 7,000,
फिर 7 और लास्ट में 8। और रह गया क्रेडिट परचेज। इसकी वर्किंग देखो ये रही, अप्रैल में 40, मई में 50 और जून में 52। 40, 50। सर ये वेजेस का 10,000 समझ नहीं आया कैसे हुआ। ध्यान देखो, मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पहले तुम्हें बताया कि ना ये एक एक अमाउंट शिफ्ट हुआ पड़ा है, तो वेजेस का अमाउंट अच्छा अच्छा 10,000 अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है ठीक है सर, ठीक है। और लास्ट में इनकम टैक्स उसने बोला किस महीने में लिखना है, जून में। ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, ओपनिंग में जो रिसीव है वो ऐड, जो पेमेंट्स है वो माइनस, तो क्या आएगा, क्लोजिंग। यही क्लोजिंग अगले महीने का क्या बन गया, ओपनिंग। 63,000। $91। तो यहाँ पे लिखोगे 9। और लास्ट में 1,06,000। तो देखो बुक पे लास्ट आंसर दिया हुआ है 1,06,000। अच्छा, हमें लास्ट का चेक करना है जो बैलेंस निकलेगा। हर क्वेश्चन में अलग है, किसी में हर महीने का दिया होगा, किसी में लास्ट का दिया होगा। मतलब ये है कि आपको क्लोजिंग से ही मैच करना है, और मेन आपको ये सारे पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि जब तक पहले मंथ का क्लोजिंग नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग नहीं आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स लिखोगे तब जाके क्लोजिंग आएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछ लो, नो सर। कोई पॉइंट ना समझ में आए कैसे करना है। यानी कि अभी तक जैसे वेजेस में 1 मंथ था, मान लो वेजेस का टाइम पीरियड है 1/4 मंथ, उस केस में पेमेंट कैसे लिखोगे? 1/4 मंथ मतलब उस मंथ का हाँ, एक चौथाई। अब हाँ 1/4 मंथ तो 1/4 होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 1/4 अमाउंट डिले करोगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सेम मंथ में पे करोगे। एग्जाम्पल, अगर ये 9 है तो इसका 1/4 कितना होगा, 2500। तो 75 जाएगा सेम मंथ में और 25 जाएगा नेक्स्ट मंथ में। मतलब यानी कि 3/4 सेम मंथ, 1/4 डिले। तो 1/4 डिले मींस नेक्स्ट मंथ। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, उसके पीछे भी एक रीजन है। मान लो एक महीने में कितने वीक होते हैं, मानो क्या, 4 ही होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैंने बोला 1 वीक की डिले है, इसकी पेमेंट यहाँ हो जाएगी, सेकंड की 3rd वीक में हो जाएगी, और 3rd की 4th में। लेकिन 4th की कब होगी, नेक्स्ट मंथ। यानी कि 3 वीक्स की पेमेंट सेम मंथ और 1 वीक की पेमेंट नेक्स्ट मंथ। तभी मैंने बोला कि 3/4 सेम मंथ और 1/4 नेक्स्ट मंथ। तो 10,000 का 3/4, 7,500 सेम मंथ और 2,500 नेक्स्ट मंथ। यानी ये अमाउंट फेब वाला है और ये भी फेब वाला है। बस फर्क कितना है, जितना वहां पे वर्डिंग लिखी है उतना अमाउंट नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करना है। अगर यहाँ लिखा था 1 मंथ तो पूरा, अगर लिखा था 1/2 तो हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे। अगर लिखा है 1/4 तो 1/4 यहाँ, 3/4 सेम मंथ। क्लियर? तो बताओ 8,000 का अमाउंट कैसे आएगा,
6,000 यहाँ आएगा और 2,000 आ रहा है पॉइंट समझ में कि 1/4 को कैसे करना है? अब बताओ 9,000 को कैसे सर इसका लिखोगे? मतलब हम 1/4 नेक्स्ट मंथ में देंगे और जो हाँ 3/4 है वो उसी मंथ में आएगी, उसी है मंथ ना? में आएगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ लिखा होता 3/4, इसका मतलब 3/4 नेक्स्ट मंथ में और और 1/4 1/4 उसी सेम मंथ मंथ में। में। बस वर्ड्स पे ध्यान देना कि कैसे लिखा है। एक ये पॉइंट आएगा आगे जाके क्वेश्चन में, क्लियर है? हाँ जी। अब एक पॉइंट और आता है, कैसे? सेल का कहता है 10% कैश सेल और 90% क्रेडिट सेल। इस क्रेडिट सेल का 50% अमाउंट एक मंथ बाद मिलता है और रिमेनिंग 50 मिलता है 2 महीने बाद। पॉइंट आया समझ में कि 10% तो सेम मंथ, लेकिन 90 के भी दो पार्ट करते हैं। अगर आप परसेंटेज पे जाओगे तो 50-50 लगेगा कि 100 ये हो गया 10 ये हो गया। 110 कैसे हो गया? 110 नहीं हुआ, 10 को अलग कर दो तो रिमेनिंग कितना बचा? 90। उस 90 का 50% एक महीने बाद मिलेगा और बाकी का जो रिमेनिंग 50% है वो कब मिलेगा? 2 महीने बाद। तो अगर मानो इस केस में अगर सेल की वैल्यू दी हो तो इस केस में कलेक्शन कैसे लिखोगे वो समझो। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 10,000, 8,000, 12,000 और 16,000। देखो कैश सेल तो डायरेक्ट आ जाती है, उसको तो छोड़ दो, हमें मतलब है रिमेनिंग से, यानी कि 90% से। तो इस 10,000 का 90% कितना होगा? 9,000। उसका आधा अमाउंट यानी कि 4,500 आएगा यहाँ और 45 आएगा यहाँ। कैसे? फैब के नाम से। वर्डिंग समझो क्या कह रहा है? 90 को हाफ फर्स्ट मंथ और हाफ सेकेंड मंथ, यानी कि जो फैब का अमाउंट है पहले तो उसका निकालो 90% यानी कि 9,000। उसका आधा एक महीने बाद, मतलब फैब में एक महीने का गैप हो गया मार्च और दूसरे महीने का गैप हो गया अप्रैल। आया समझ में? लेकिन अगर आ मैं गया पूरा सर, 10, हाँ जी, आ गया सर। आ गया समझ। सर एक और लेकिन बार चला हाँ, गया था। देखो समझो पूरा। 10% तो कैश सेल है, वो तो डायरेक्ट लिख देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इस 90 को कैसे करें। तो पहले हमने क्या किया, 10,000 का 90% निकाला 9,000, उसका हाफ एक महीने बाद यानी कि मार्च, और उस बाकी जो बचा कितना अमाउंट 45, वो उसके एक महीने बाद। तो हम ऐसा क्यों ना करें, 90 का 50 कितना होता है? 45% नहीं होता? 90 का आधा कितना होता है? 45, और यहाँ पे भी कितना होता है? 45। तो अल्टीमेट हम ये करते हैं कि इसका 45% यहाँ और इसका 45% नेक्स्ट मंथ, अगर एक साथ करना चाहो तो। और अगर कंफ्यूजन लगे, सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले 90% निकालो फिर उसका आगे परसेंटेज कर दो। अब जैसे ये 8,000 है, 8,000 का 90% होगा 7,200, तो 36 आएगा यहाँ पे और 36 आएगा यहाँ पे। सेम ऐसी 12,000 का 90% होता है 10,800, उसका हाफ 54 आएगा यहाँ पे और बाकी 54 उसके भी नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में।
तो जब तुम्हारा ये अमाउंट आ जाएंगे तुम ये दोनों को ऐड करके फॉर्मेट में लिखोगे, यानी कि जो ये फॉर्मेट में अमाउंट लिखते हो ये अमाउंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे पुट करोगे। जैसे क्रेडिट सेल है तो अभी जैसे 60 लिखा है, अब यहाँ पे ये अमाउंट ऐड करके लिखोगे अप्रैल वाला 45 और 36 81। क्लियर है? यस तो पॉइंट ऐसे ही आएंगे, एक आएगा 1/4 जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा और एक आएगा जो परसेंटेज को दो पार्ट में ब्रेक करेगा। अब जैसे 50-50 करा है, ऐसा भी हो सकता है वो 20 और 80 कर दे। तो पहले 90%, उसका 20 और फिर 80%। तो जितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें खासकर इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व, कौन सा करना है? मैंने पीडीएफ ग्रुप में कल ही भेज दिया था शायद। नहीं भेजे पीडीएफ थे के कल अकॉर्डिंग तो। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 तो सबसे पहले करना, उसके बाद बाकी का करना। ठीक है सर। ठीक है ना? फिर इसमें कोई जो डाउट होंगे प्लस जो पुराने टॉपिक के डाउट हैं, कल मैं उसी के डाउट से ही लूंगा। मतलब कल मैं नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, डाउट लूंगा। कल कल कितने क्लास बजे तो होगी? कल 18 है क्लास, 19 कल है 18-19। 8 बजे? हाँ आज भी है कल भी, ताकि इस वीक में ये चैप्टर खत्म करूँ। ठीक है। ओके सर।